प्यारे बच्चों, आप सभी का मधु आप में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम मधुर भाषण 1 के प्रथम और दूसरे अनुच्छेद के बारे में आलोचना कर चुके थे। आज हम मधुर भाषण 2 में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अनुच्छेद जो है उसके बारे में आलोचना करेंगे। आप लोग इनसे परिचित हैं। ये हैं बाबू गुलाब राय जी, जो कि मधुर भाषण के लेखक हैं। इनका जन्म और शिक्षागत योग्यता से हम भली भांति पहली कक्षा जो हम ले चुके हैं, पिछली कक्षा में हम आलोचना कर चुके हैं। आज इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मन की बातें, मेरी असफलताएं, ढल्लू आकब, कर्तव्य शास्त्र, इनमें से किन्हीं 2 या 3 जो रचनाएं हैं, इन्हें हमें याद रखने हैं हमेशा के लिए। संत कवि तुलसीदास जी ने मधुर भाषण पर एक बहुत ही सुंदर दोहा प्रस्तुत किया है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी का कहना है कि मीठे वचन से चारों ओर सुखी सुख उपजता है, चारों ओर सुखी सुख फैल जाता है, और यह मंत्र के बराबर है, वसीकरण मंत्र है, जिसे हम किसी को भी मधुर वचन कहकर हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए कठोर वचन का हमें परित्याग करके सिर्फ मीठे और मीठे वचन ही बोलने चाहिए। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह है एक कोयल का चित्र। आप इसे कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यह हमेशा सघन वृक्ष की सघन छाया में ही छिपा हुआ होता है। पर इसकी जो मधुर आवाज है, कू कू की बोली, ये हमारे कर्ण को बहुत ही श्रुति मधुर होता है और उसे सुनकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। दूसरे में हम देखते हैं कौवा। ये पारिपार्श जो परिवेश की जो खराब चीजें हैं, इनको खाकर निगलकर परिवेश को साफ सुथरा बनाता है। फिर भी हम इससे नाराज हैं, क्योंकि इसकी बोली में वो मधुरता नहीं है। उसकी कर्कश स्वर हमें परेशानी में डाल देती है, इसलिए हम इसे भगाने की ही कोशिश करते हैं। कौवा की काऊ काऊ शब्द हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये दोनों 2 विपरीत धर्मी हैं। एक कड़वा बोलता है तो एक मधुर वाणी बोलती है। अब हम गद्य खंड की ओर चलते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, मन के अनुकूल, मन को जो अच्छा लगता है, जिससे चित्त या मन द्रवित हो जाता है, वही मधुर भाषण कहलाती है। माधुर्य जो है मन का एक भाव होता है। माधुर्य जो होता है मन का भाव होता है, जो कि भाषा को और सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इससे चित्त द्रवित हो जाता है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। जिससे मन द्रवित हो जाता है, चित्त पिघल जाता है, हम किसी की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, किसी को और हमारी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं किसी की ओर, तो वो जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहा जाता है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। अगर हमारे वचन में वो माधुर्य नहीं होगा तो हम किसी के भी हृदय द्वार को खोल नहीं सकते। इसीलिए वचन हमेशा सुंदर, मीठी होनी चाहिए, जिससे हम शत्रु के भी हृदय द्वार को खोलकर उसके हृदय को झंझोड़ सकते हैं। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। बच्चों, हम जानते हैं पृथ्वी और सूर्य की शक्ति है, जिससे वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो मधुर वचन भी ऐसा ही एक आकर्षण है, जिससे हम किसी के भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तभी तुलसीदास जी ने यही कहा है कि कोयल काको देते। कोयल किसको क्या देती है? कुछ नहीं देती है, सिर्फ अपनी मधुर आवाज से सबके मन को अपनी ओर खींच लेती है। कागा का सो लेत। कागा मतलब कौवा। कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है, सिर्फ फिर भी वो अपने कर्म ठीक ढंग से करते हुए भी वो जो बोली बोलता है, जो वचन बोलता है, वो कर्कश होता है, इसलिए लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। तुलसीदास जी ने कहा है, अगर हम मीठी बोली बोलते हैं तो पूरे जगत को अपना हम बना लेते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ के बारे में आते हैं। मनोनुकूल, मन प्लस अनुकूल, जो मन को अच्छा लगता है,
मन के लिए जो अनुकूल होता है वो शब्द है मनोनुकूल। द्रवित, द्रवित मतलब प्रभावित होना। किसी के बात में अगर वो जादू होता है तो हम प्रभावित अपने आप हो जाते हैं, चित्त हमारा द्रवित हो जाता है, तो वो कहते प्रभावित होना। माधुर्य, माधुर्य है मन को खुश करने वाला भाव। जिस भाव से मन में अपने आप खुशी छलक उठता है उसे कहते हैं माधुर्य। कुंजी मतलब चाबी, ताले, ताला जिसमें खोला जाता है। तत्वाकर्षण, तत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी और सूर्य की शक्ति, जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है उसे कहते हैं तत्वाकर्षण। काको मतलब किसको, कागा मतलब कौवा। कासो मतलब किससे, किससे वो लेता है, लेत मतलब लेता है, तो कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है। अब हम दूसरे खंड में आते हैं। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में भी कहते हैं और उसी को हम मधुर भी बना सकते हैं। कभी कभी हम ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे वो श्रुति मधुर नहीं होता, कर्णकटु होता है, हमें सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो बाणभट्ट बहुत ही बड़े कवि थे जिन्होंने कादम्बरी लिखा था। जब वे मरने वाले थे तो उनकी कादम्बरी अधूरी रह गई थी, तो उस अधूरी कादम्बरी किससे पूर्ण करने को दे, ये चिंता उन्हें सता रही थी। तो उन्होंने अपने 2 लड़कों को बुलाया। आगे एक सूखा हुआ पेड़ था, उसे दिखाकर वे बोले अपने दोनों लड़कों से कि आगे जो तुम देख रहे हो उसे अपनी भाषा में तुम्हें व्यक्त करना है। व्यक्त करना है मतलब पता, उसे बताना है। तो पहला जो लड़का था, बड़ा लड़का, उसने कहा शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे। इसका मतलब था सूखा हुआ एक लकड़ी आगे दिख रही है। दूसरी जो लड़के ने, छोटे लड़का जो था, वो छोटे लड़के ने बोला नीरस तरुवर विलसति पुरतः। नीरस मतलब रसहीन, जिसके जो निर्जीव होता है, रसहीन, वो सूख गया है, बिल्कुल सूखा न कहकर उसी को ही हुआ नीरस तरुवर, तरुवर मतलब वृक्ष, बड़ा वृक्ष। विलसति पुरतः बोला, विलसति पुरतः मतलब आगे शोभा पा रही है। देखिए, पहले ने कहा आगे दिख रही है, दूसरे ने कहा शोभा पा रही है। नीरस तरुवर शोभा पा रही है, बात ही एक ही थी। एक ही चीज को दिखाकर प्रश्न पूछा था उनके पिताजी ने, पर दोनों के व्यक्त करने का जो तरीका था वो अलग था, कहने में फर्क था दोनों में। बाणभट्ट ने अपने इस छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंप दिया, क्योंकि उसके जो भाषण में, जो बोली में, वो माधुर्य छुपा हुआ था। ये तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। शब्द संयोजन मतलब शब्द को सजाकर बोलना। तो साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। कभी कभी हम अपने भाव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते, या जो दूसरे सुनने वाले होते हुए ठीक तरह से उसे सुन नहीं पाते, या उसका जो परिणाम होता है वे उपलब्ध नहीं कर पाते। तो भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। गुलाब राय जी ने कहा है कि साहित्य क्या है? साहित्य वो है जो हमारे मन में जो भाव, जो भावना उत्पन्न होते हैं, अगर हम उसे एक भाषा का रूप दे देते हैं तो वही साहित्य बन जाता है। मनुष्य जब किसी गलतफहमी को दूर कर 2 रूठे हुए मित्र को मना लेता है तो वह सच्चा साहित्यिक है। सच्चा साहित्यिक हम किसे मानेंगे? जब 2 रूठे हुए को वो मिला देता है। तो ये है उसके शब्दार्थ। व्यक्त करना मतलब समझाना। शुष्कं सूखा हुआ, काष्ठं लकड़ी, तिष्ठत्यग्रे मतलब आगे दिख रही है, नीरस तरुवर मतलब रसहीन पेड़, विलसति पुरतः मतलब आगे शोभा पा रही है। शब्द संयोजन मतलब शब्दों को सजा कर रखना। गलतफहमी मतलब भ्रम धारणा, जो हम गलत दिमाग में अपने बैठा लेते हैं उसे कहते हैं गलतफहमी। अब हम तीसरे खंड पर आते हैं, वार्तालाप की शिष्टता। शिष्टता क्या है? हमारे आचरण में जो भद्रता होती है उसे शिष्टता कहा जाता है। वार्तालाप की शिष्टता, जब हम बोलते हैं, अगर हमारी बातचीत नपीतुली न हो, सुंदरता के साथ हम उसे व्यक्त न कर रहे होते हो, तो वह मनुष्य, जो मनुष्य के अंदर वार्तालाप की शिष्टता नहीं होती है, उस मनुष्य को कोई भी नहीं पूछता, संसार में वह आदर का भाजन नहीं बन पाता है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता भी साफ कर देता है।
मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर करता है। अगर कोई मनुष्य बहुत ही सुंदर पोशाक में दिख रहा है और उस हिसाब से उसकी बोली नहीं होती है, वो उसी हिसाब से ठीक ढंग से व्यवहार नहीं दिखाता है, तो उसका भी कोई मूल्य नहीं होता। यह प्रभाव ऊपरी होता है, सिर्फ दिखावे के लिए होता। यह पोशाक का मान तब तक जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है। जैसा उसका पहनावा है उसी हिसाब से अगर वह बोली में उसका वह नहीं दिखाता है, तब तक उसका भाषण में कोई पुष्ट नहीं होता है, तब तक वो स्थायी नहीं होता। और मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी में साम्य बहुत आवश्यक है। करनी और कथनी हम जो कह रहे हैं, अगर वह जो कथन हमारी है उस हिसाब से अगर वह कर्म हम नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए करनी और कथनी में साम्य समानता बहुत आवश्यक होता है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। छोटा बच्चा अगर बहुत ही डर गया हो तो माँ अगर दो भी शब्द मीठी बोली उसे बोल देती है तो बच्चा खुश होकर उसके मन में जो भय और आतंक का वातावरण छाया हुआ होता है वो अपने आप परिमार्जन हो जाता है, दूर हो जाता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं, क्योंकि कटुभाषी लोग कब उनका दिमाग फट जाएगा, कब वो खराब चीजें बोलने लग जाएंगे, किसे नहीं पता। इसीलिए कटुभाषी लोगों से ज्यादातर लोग दूरी रखना ही पसंद करते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। दूसरों पर जो उसे सुन रहे हैं, भाषा उसी में सार्थकता है जब दूसरे को लगे कि ये अच्छा बोल रहे हैं और दूसरे ना चाहते हुए उसके ओर आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। तो जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो एक मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो शब्दों का जो जादू है ये बहुत जबरदस्त होता है। इसीलिए शब्दों के जादू को सुंदर भाव से हमें दिखाना है। जादू दिखाना है तभी तो लोग आकर्षित होंगे। इसीलिए मीठी बोली और मधुर व्यवहार सब लोगों को करने होंगे, तभी जाकर हम अपना एक परिचय सृष्टि कर पाएंगे। अब इनके शब्दार्थ देखिए। शिष्टता, शिष्टता मतलब भद्र व्यवहार। चाल ढाल मतलब आचार व्यवहार, हम कैसा बर्ताव करते हैं दूसरों के साथ, हमारा चाल चलन कैसा है। कनक घट, कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है कनक। घट मतलब है मटका। तो जिस मटका या कलश, जिस कलश वो तैयार होता है सोने का होता है उसे कहते हैं कनक घट। साम्य मतलब है समानता। कथनी और करनी में समानता रहनी चाहिए। जो हम कहते हैं उसे अगर हम करते हैं तभी समानता बजाय रहती है। जबरदस्त मतलब जोरदार, जोरदार प्रदर्शन जब हम करते हैं, या किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो जोरदार किसी के ऊपर कोई भी काम विषय को थोपना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम प्रश्नों की ओर। आप लोगों तो समझ में आ गया होगा ये पाठ और जो खंड मैंने लिए हुए थे। अब उनसे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने होंगे। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तो वचनों के माधुर्य से क्या खुलता है? वचनों के हृदय माधुर्य से क्या खुल जाता है? इसका उत्तर है हृदय द्वार। हृदय द्वार, वचनों के माधुर्य से हृदय द्वार खुलता है। आनंद रूपी माधुर्य किससे पिघला देता है? आनंद रूपी माधुर्य चित्त को पिघला देता है। चित्त मतलब मन। आनंद रूपी माधुर्य से चित्त या मन को वो पिघला देता है। वाणभट्ट ने कौन सी किताब अधूरी छोड़ दिया था? वाणभट्ट ने कादंबरी पुस्तक, कादंबरी पुस्तक को, किताब को अधूरी छोड़ दिया था। वाणभट्ट ने अधूरी कादंबरी को पूरा करने का भार किसे सौंपा था? जिसने अच्छी तरह से उसे समझा बुझाकर सुंदर शब्द योजना के साथ बताई थी, छोटे लड़के ने। वाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को कादंबरी पुस्तक पूरा करने का भार सौंपा था।
गुलाब राय जी के अनुसार साहित्य क्या है? गुलाब राय जी के अनुसार भाव को साहित्यिक भाषा या दक्ष भाषा में जब हम बोल देते हैं, भाव को भाषा में जब हम ढाल देते हैं तो वही साहित्य बन जाता है। किससे मनुष्य आदर का भाजन बनता है? मनुष्य किससे अधिक आदर का भाजन कैसे बन जाता है? वार्तालाप की शिष्टता से। वार्तालाप की शिष्टता से वार्तालाप की शिष्टता से मनुष्य आदर का भाजन बन जाता है। मालूम हो गया आप लोगों को? अब मधुर भाषी के लिए क्या करना आवश्यक है? जो मधुर भाषी होते हैं, हम उन्हें तो सिर्फ कहने से मधुर भाषी नहीं कहलाएंगे, तो उनके लिए क्या करना आवश्यक है? कथनी और करनी में साम्यता रखना आवश्यक है। कथनी और करनी, इन दोनों में, कथनी और करनी, इन दोनों में साम्य रखना आवश्यक है। कर्म के लिए वचन क्या है? कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी होती है। पहली सीढ़ी है। मधुर वचन किसका परिमार्जन करते हैं? मधुर वचन भय और, आप लोगों को पता है, भय और आतंक का परिमार्जन करते हैं। भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। किससे लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं? किससे लोग? जो कटु शब्द बोलते हैं, कटुभाषी लोगों से, जो कटु शब्द बोलते हैं, कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। इस प्रकार जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस खंडों में आएंगे, आप सभी को उन्हें कॉपी में लिख लेना है और बारंबार उसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये सब याद रह जाएंगे। अब हम भाषा ज्ञान की ओर चलते हैं। तो विशेषण, आप लोगों ने पिछले कक्षा में विशेषण के बारे में जाना था, संज्ञा शब्द के बारे में जाना था। तो विशेषण के साथ यहां पर आपको उचित संज्ञा शब्द लिखने होंगे। शुष्कं, शुष्कं का विशेषण शब्द कैसा? सूखा हुआ। शुष्कं, इस पाठ में शुष्कं क्या है? जो हमने खंड लिया है ये थे शुष्कं काष्ठं। शुष्कं काष्ठं। नीरस, नीरस तरुवर। नीरस तरुवर। छोटा लड़का। आप लोगों को मालूम है, मैं सिर्फ लिख रही हूं, आप लोगों को सब कुछ मालूम है। कनक, कनक घट। मधुर वचन भी हो सकता है और भाषण भी हो सकता है, आप जो भी लिख सकते हो। इस प्रकार हम उचित विशेषण के साथ उचित संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे शब्दों का भी हम घर में और ज्यादा हम लिख सकते हैं और उन्हें जान सकते हैं। अब हम आते हैं विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द का अर्थ है जो तुम्हारा पूरा विपरीत। तो इन शब्दों का यहाँ पर जो लिखा गया है शब्द, इनका विपरीत शब्द हमें लिखना है। निम्न शब्दों के विलोम रूप लिखिए। तो यहाँ सूखा, देखिए गीला, सूखा गीला। सच्चा झूठा। मधुर कड़वा। मधुर बोला बोली, कड़वी बोली। बुरा
अच्छा, बड़ा, छोटा। इस प्रकार हम विलोम शब्द भी कर सकते हैं। निम्न शब्दों का विलोम रूप इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो अब हम नैतिक शिक्षा की ओर आते हैं। तो मधुर भाषण से हमें बहुत कुछ नैतिक शिक्षा मिलने वाली है। हमने यहाँ पर कुछ नए नए नैतिक शिक्षा हमने जो पाए हैं इस खंड से हमने लिए हैं कि गलती फहमी मत पालो, सदा मीठी बोली बोलो। गलत फहमी, गलत से भी जो हम गलत फहमी पाल लेते हैं, किसी के बारे में बुरा भला अपने मन में रख लेते हैं, तो उसे कहते हैं गलत फहमी। तो किसी के बारे में, उसके बारे में ठीक तरह से न जानबूझकर किसी के बारे में गलत फहमी हमें अपने मन में नहीं पालनी चाहिए। गलत फहमी मत पालो, सदा मीठी बोली बोलो। साम्य गर हो कथनी करनी में, देव बनेगा मनुष्य समाज में। अगर साम्य हो, कथनी और करनी में साम्य होगा, समानता होगी, तो मनुष्य देव बन जाएगा इस संसार में, इस समाज में। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही धैर्यतापूर्वक, बहुत ही सुंदर ढंग से यह विषय बहुत ही मन लगाकर सुना। इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से, मधु आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।